गाइस, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहले आप उसको देख के आओ, वरना ये पार्ट समझ नहीं आएगा। नामी कुजो का चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा गया और उसकी सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी, क्योंकि वो लौंडा सच में उसे छोड़कर जा रहा था एकदम भसड़। इन दिनों वो तेनमा वांग से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, और तो और वो उसे उसके स्कूल में भी कहीं नहीं मिल रहा। उसके दोस्तों के सर्कल में वो किसी को भी नहीं जानती थी और बेचारी एकदम बेबस हो चुकी थी। वो बस पूरे दिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट को घूरती रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई नया अपडेट मिल जाए, लेकिन उस लड़के को ये सब फालतू की चीजें पोस्ट करने का कोई भी शौक नहीं था। नल्ला ऐसा लग रहा था कि जब तक वो खुद सामने से पहल नहीं करेगा तब तक वो उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब ही रहेगा। लड़की का तो तगड़ा गेम बच गया। वो उसे पछताने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। भले ही उसे पता हो कि वो गलत है, लेकिन वो बंदा पलट कर उसकी तरफ दोबारा कभी भी नहीं देखने वाला। अगर एक ही शहर में रहकर यह हाल है तो सोचो अगर वो विदेश चला गया तो क्या बवाल होगा। ये सोचकर उसका चेहरा एकदम उतर गया और वो वहां से बाहर निकल गई थी। इस बार भले ही उसे दिन और रात उसके स्कूल की लैब के गेट के बाहर एक पहरेदार की तरह क्यों ना बैठे रहना पड़े, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर उस लड़के से एक बार मिलना ही था। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें बाकी थीं जो वो उससे कहना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई पछतावा लेकर बिल्कुल नहीं जीना चाहती थी। मैनेजर सू ने उसे वहां से इस तरह घबराकर बाहर जाते हुए देखा, फिर उसे आज रात होने वाली उस इंडस्ट्री की वाइन टेस्टिंग पार्टी के बारे में याद आया। वो अचानक से ऐसे रुकी जैसे उसे कुछ बहुत जरूरी याद आ गया हो, और उसका चेहरा एकदम से ठंडा पड़ गया था, बिल्कुल खौफ के मारे। मैनेजर को यह देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आजकल वो अपने सारे काम धंधे छोड़कर बस उसी कॉलेज के चक्कर काट रही थी। ये प्यार भी लोगों का क्या तगड़ा दिमाग दही कर देता है ना। एक मैनेजर होने के नाते वो अच्छे से जानती थी कि क्या रायता फैला है, और सच कहूं तो ये एक अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात थी। अच्छी बात तो ये थी कि अब फाइनली सोरावांग के फैलाए हुए सारे रायते को समेटने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि साफ सीधी बात है कि वो उसकी मैनेजर तो बिल्कुल भी नहीं थी ना मेरे भाई। फिर भी वो हमेशा उसकी मीठी बातों में आकर खुद को मुसीबत के गड्ढे में धकेल लेती थी और चुपचाप सारा दर्द और अत्याचार सहती रहती। भले ही इन नए वाले टीचर लुओ की असल पहचान इतनी भी सीधी सादी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ काम करना और बात करना काफी आसान था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि कमाई वाली मशीन ने पैसा छापना ही बंद कर दिया था। नामी जैसी भावुक लड़की अगर किसी से सच्चा प्यार करे तो वाट लगनी तय। वो लंबे समय से प्यार के दलदल में बुरी तरह फंसी हुई थी, और एक मैनेजर होने के नाते इस सब ने उसके दिमाग का एकदम दही कर दिया। रही बात उस वाइन टेस्टिंग इवेंट की, तो वो अच्छे से जानती थी कि वो वहां नहीं जाएगी। असल में इसे सोरावांग का भौकाल सेट करने के लिए, उसकी पहचान बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। अब ये प्लान एकदम बेकार हो चुका था, लेकिन मैनेजर सू को अचानक से लगा कि इस इवेंट का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम टीचर लुओ को इस पार्टी में भेज सकते हैं। भले ही इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये उनके लिए एक नया रास्ता बनाने का काम तो पक्का करेगा ही। टीचर लुओ अभी इस पूरी लाइन में एकदम नए खिलाड़ी हैं, और काम मिलने से पहले इस बाजार के लोगों का उन्हें अच्छे से जानना और पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे ना। सिर्फ हमारे काम ढूंढने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो पहले यही चाहती थी कि तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन चूंकि अब तुम वहां नहीं जा रही हो तो खैर। हालांकि ये इवेंट शहर से बाहर है और हो सकता है कि वहां रात भी रुकना पड़ जाए। ये सब सुनकर नानामी कुजो ने अचानक मेरी तरफ बड़े घूर कर देखा। बस दूसरी दीदी को इस बारे में बता देना, वो बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो फिर सू दीदी को अपने साथ ले जाना, एकदम मस्त। मैंने तुरंत अपने हाथ से ओके का इशारा कर दिया, जिसके बाद वो वहां से मुड़ी और बाहर चली गई। मैंने मैनेजर सू से एकदम मजे लेते हुए पूछा कि दीदी आखिर ये पार्टी है किस जगह पर। जेमलान होटल, ये नाम सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले कहीं सुना है। एमी ने बोला कि ये एक बहुत ही तगड़ा होटल है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, तेनमा वांग ने अपने स्टेटस पर एक रिसर्च स्पॉन्सरशिप इवेंट के बारे में एक पोस्ट शेयर किया था, और भैंस की आंख उस इवेंट की लोकेशन बिल्कुल यही वाला सेम होटल ही थी। अचानक एक जोर की आवाज आई, जिससे मैं और मैनेजर सू एकदम डर के मारे चौंक गए, और हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि आखिर पीछे क्या बवाल हुआ। चेंग नानशुआंग का एक पैर दरवाजे के बाहर था, लेकिन उसका दूसरा पैर वापस झटके से बंद होते हुए दरवाजे के बीच बुरी तरह फंस गया। उसकी ये रोने वाली फटीचर शक्ल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक टॉप लेवल की आइडल है। मैनेजर ने भी एकदम झल्लाते हुए पूछा कि अब क्या स्यापा हो गया नानशुआंग। मैनेजर ने बड़े ही अजीब तरीके से उसे घूरते हुए पूछा कि क्या तुम कुछ भूल गई हो। उधर उसके माथे पर चोट का एक हल्का सा लाल निशान साफ छप गया था मेरे भाई। वो बंदी एकदम सदमे में लग रही थी और लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़ने लगी। इस बीच उसकी नजरें लगातार बस मेरी ही तरफ गड़ी हुई थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो उसने आज। स्टेटस, ये बंदा सच में तेनमा वांग का स्टेटस देख सकता है। आखिर इन दोनों ने एक दूसरे को ऐड कब कर लिया, ये सोचकर उसका माथा एकदम ठनक गया था। उस बंदी का दिमाग बुरी तरह चकरा गया था, क्योंकि ना तो उसकी बड़ी दीदी के पास और ना ही उसकी मंझली दीदी के पास तेनमा वांग का कोई भी नंबर था। उसके छोटे भाई के पास नंबर था, लेकिन उसने जैसे ही इसके फेवर में दो बातें बोली तो उसने उसे तुरंत ब्लॉक मार दिया। और यहाँ मेरे साथ ये क्या सीन चल रहा। आखिर मैंने ये सब किया कैसे। ऐसा लग रहा था कि मेरे ठीक बगल में एक सीधा और छोटा रास्ता रखा हुआ था, और मैं फालतू में इतने दिनों से धक्के खा रही, और मैं अंधी बनी हुई थी।
सच कहूं तो मैंने उसे बस मजे में ऐड कर लिया था जब मैंने उसे पहनने के लिए अपने कुछ कपड़े उधार दिए, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अंत तक कभी भी सामने से बात करने की कोशिश नहीं की। तो शायद वो लौंडा मेरी नजरों से अपनी पोस्ट को छिपाना ही भूल गया होगा। एकदम कबाड़ा हो गया ना। और रही बात उस इवेंट वाले लिंक की, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सी रिपोस्ट थी जो उसे किसी भी हाल में करनी ही थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उसका ये स्टेटस देख लूंगा। दूसरी तरफ मैनेजर सू मुझे लगातार होटल के इवेंट के बारे में बता रही थी कि वहाँ क्या क्या तैयारियां की गई हैं। वहाँ खाने पीने और मजे करने का एकदम फुल बवाल जुगाड़ किया गया है। मजा आ जाएगा ना गुरु। टीचर लुओ, आप इसे एक छोटी सी छुट्टी की तरह एंजॉय करो, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। मैंने एकदम मजे में अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करके देखने लग गया था। भाई तेनमा वांग और उसके सारे चमचे टाइप के दोस्त पहले ही स्पॉन्सरशिप का जुगाड़ करने के लिए निकल चुके थे और पूरी उम्मीद थी कि वो सब आज रात इसी सेम होटल में रुकने वाले हैं। क्या बात। तो ये उसे बाहर पार्टी में बुलाने का एकदम तगड़ा मौका रहेगा। सच कहूं तो वो लौंडा मुझे काफी सही लगा, मतलब एकदम ओजी इंसान था। किस्मत बहुत अच्छी थी कि चेंग नानशुआंग वहां नहीं जा रही थी, वरना वो लौंडा किसी भी कीमत पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आता। पक्का है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये जीजा तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। बात बस इतनी सी है कि तुम दोनों की किस्मत में ही अलग होना लिखा हुआ है। चैंग नुआन नुआन को बाय बोलने के बाद मैं सीधा स्टूडियो वालों की तरफ से भेजी गई उस लग्जरी नैनी वैन में जाकर बैठ गया और आराम से अपनी सीट पर पीछे लेट गया था। एकदम मैनेजर सू और उनके साथ एक नया असिस्टेंट टांग भी मेरे साथ ही उस भारी भौकाल वाले जिनलान होटल में पहुंच गए थे। और क्या ही एंट्री थी। एकदम पड़ोस वाले शहर में पूरे बैंड बाजे और भौकाल के साथ मेरी तरह एक छुपे हुए आर्टिस्ट के लिए सू दीदी ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया कि क्या। दीदी ने वहां ऐसा भयंकर भौकाल टाइप किया कि जो लोग मुझे नहीं जानते थे उन्हें लगा कि शायद चेंग नानशुआंग खुद वहां आ गई है। एकदम दिमाग दही कर दिया। तभी एक जाना पहचाना चेहरा मुझे हेलो बोलने के लिए मेरे पास आया। एमी ने मुझे बताया कि जैसे ही उन लोगों ने एक हैंडसम लड़के को कार से बाहर आते देखा तो वो लोग एक पल के लिए एकदम भौचक्के रह गए थे। इस दुनिया के पक्के खिलाड़ियों को पहले से ही पता था कि चेंग नानशुआंग और सोरावांग का ब्रेकअप हो चुका है, समझे ना। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी टीम इतनी जल्दी किसी दूसरे लड़के को प्रमोट करने लगेगी। सच में ये तो एकदम मसालेदार और गर्मा गर्म खबर थी ना। पैनी नजर वाले लोगों को मेरी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लग सकती थी, क्योंकि भाई मैं पहले भी कई मैगजीन्स में आ चुका हूं और मैंने बहुत सारे तगड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर भी अपना भौकाल दिखाया हुआ है चिंग ग्रुप के साथ। और अब तो चिंग नानशुआंग के साथ मेरा ये रिश्ता और भी ज्यादा उलझा हुआ सा लगने लगा था। सू दीदी यहाँ आ चुकी हैं। टीचर चिंग आजकल क्या कर रही हैं वो बहुत टाइम से नजर नहीं आई। वैसे ये हमारा एक नया आर्टिस्ट है जिसने अभी हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है, आगे से इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब हमको अंदर की असली बात बताओ कि आखिर उसका और टीचर का आपस में क्या सीन है, कोई लफड़ा है क्या। वो दोनों ना तो लवर हैं और ना ही पार्टनर। उसका रुतबा इतना सीधा नहीं है। वो बड़े घराने का एक रईस लौंडा है जो बस यहाँ मजे लेने और टाइम पास करने आया है। फालतू स्याप्पे से बचने के लिए मैनेजर सू ने सब कुछ एकदम साफ साफ बता दिया। वैसे भी जिनके पास असली जुगाड़ और पावर है उनको तो आज नहीं तो कल इस सच्चाई का पता चल ही जाना था। उस बड़े वाले टेस्टिंग इवेंट में बातचीत और लोगों से मेलजोल बढ़ाने का पूरा जिम्मा हमारी मैनेजर सू के ही कंधों पर डाल दिया गया था ताकि सारा काम बन जाए। मुझे तो बस चुपचाप एक साई की तरह उनके पीछे चलना था और आए हुए सभी लोगों के चेहरे और नाम याद रखने थे। उनका ये मुझे बचाने वाला तरीका देखकर वहां मौजूद हर इंसान का माथा ठन। वो सब लोग मेरे खानदान और बैकग्राउंड के बारे में अपना दिमाग दौड़ाने लगे। इस पूरे बवाल के बीच सू एकदम पानी की मछली की तरह फुर्ती से तैरते हुए हर चीज को बड़े आराम से कंट्रोल कर रही थी, जबकि मैं बिना कुछ काम किए एकदम चिल मार रहा था। लेकिन ऐसे इवेंट्स में इन आर्टिस्ट लोगों के पीछे बहुत गहरे राज छिपे होते हैं और यहाँ कोई किसी की ज्यादा गॉसिप नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है। इसलिए थोड़ी ही देर में मेरा वहां से मन उबने लगा और मैं काफी ज्यादा बोर होने लगा। जैसे ही मेरा दिमाग फालतू बातों में भटक रहा था तभी मैंने अपना सिर घुमाया और शौक के मारे मेरे हाथ से वाइन का गिलास गिरते गिरते बचा। सोरावांग अचानक से वहां टपक पड़ा था और तेजी से हमारी ही तरफ आ रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि तेनमा वांग अपना खुद का चेहरा क्यों बिगाड़ना चाहता था, क्योंकि जब बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई दूसरा हमशक्ल एकदम तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है तो एक पल के लिए इंसान का फ्यूज उड़ जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर असली बंदा कौन है और नकली कौन। बस इसी एक पल का भारी कंफ्यूजन ही शायद तेनमा को चिढ़ाने और उसका दिमाग दही करने के लिए काफी था। पर वो यहाँ क्या कर रहा है। असल में सोरा यहाँ सिर्फ मैनेजर सू से मिलने के लिए ही आया था। उसे दूर से देखते ही उस बंदे को लगा कि चैंग नानशुआंग भी यहीं पर उसके साथ ही मौजूद होगी। लेकिन सू के बगल में मुझे खड़ा देखकर उसके एकदम तोते उड़ गए और वो शॉक्ड रह गया। पर उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो सरेआम मुझसे पंगा ले या मुझे किसी बात पर भड़काए, इसलिए उसने अपनी हवा टाइट होने के बावजूद बिना कोई फालतू की बात किए सीधा सू से बड़ी हड़बड़ाहट में बस एक ही सवाल पूछा कि क्या हमारी नानशुआंग दीदी भी इस इवेंट में यहीं पर आई हुई हैं। सू अंदर से पूरी तरह पक चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने झूठी सी स्माइल चिपकाकर शांति से कहा कि नहीं, वो यहाँ नहीं है। पर इस नल्ले सोरा को उसकी बात पर घंटा यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा कि क्या सच में वो यहाँ आई है। हालांकि उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन इस छोटे तमाशे ने वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान खींच लिया जो अब मजे लेने के लिए हमें घूर रहे थे, मानो वो किसी तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। ये सब देखकर सू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर मीडिया वालों को इसकी भनक भी लग गई तो इंटरनेट पर एक और नया ट्रेंडिंग मुद्दा पक्का खड़ा हो जाएगा।
क्योंकि इन दोनों के बीच पहले हुए भाई कांड और झमेलों ने ही उसका दिमाग दही करके रखा था। एक मैनेजर होने के नाते वो अपने आर्टिस्ट को दोबारा इस तरह के फालतू लफड़े या दलदल में बिल्कुल फंसने नहीं दे सकती थी। यह बात अच्छे से जानते हुए कि ये सोरा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, उसे टालने के लिए सू ने मास्टरमाइंड चाल चली और कहा, टीचर सातो, क्यों ना हम लोग बाहर चलकर इस टॉपिक पर आराम से बात करें। उसने कहा, ठीक है, अब मुझे नैनचुआंग दीदी के पास ले चलो। ये सुनते ही सू की स्माइल एकदम गायब हो गई और उसने बड़ी लाचारी के साथ पलटकर मेरी तरफ देखा। कसम से ये सब ड्रामा देखकर मेरा भी माथा ठनकने लगा था। इस तेनमा की किस्मत ही एकदम पनौती है। अगर आज ये दोनों भाई गलती से भी आपस में टकरा गए तो मुझे पक्का डर था कि ये पागल सोरा कोई बहुत बड़ा रायता या नया कांड खड़ा कर देगा। मैनेजर सू को अपनी तरफ इतनी उम्मीद से घूरता हुआ देखकर मैंने खुद ही बोल दिया, मैं थोड़ा थक गया हूं, इसलिए तांग बस मेरे साथ ही रुक सकता है। मैनेजर सू ने सिर हिलाया और कांड टालने के लिए कई लोग तेजी से उस जगह से निकल गए और अपने पीछे तमाशा देखने वालों की पूरी भीड़ छोड़ गए जिन्हें गॉसिप चाहिए थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताक सकते थे। ये शानदार जिनलान होटल असल में 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में बटा हुआ था, जिसमें से एक फुल टू धमाल और एंटरटेनमेंट के लिए थी, दूसरी रहने के लिए, और जो एकदम आखिरी वाली थी वो मीटिंग्स और इवेंट्स के लिए बनी थी। मैनेजर सू और बाकी सबसे अलग होने के बाद मैं अपने कपड़े बदलने के लिए सीधा अपने कमरे में वापस लौट गया था। फिर मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और सोरा वांग को एक मैसेज चिपका दिया कि भाई मैं भी आज एक इवेंट के चक्कर में इसी जिनलान होटल में ठहरा हुआ हूं। मुझे लगा कि मैंने अभी अभी तुमको देखा है, क्या तुम भी यहीं पर हो? मुझे समझ नहीं आया कि क्या उसने मैसेज देखा नहीं है या फिर वो एटीट्यूड में आकर मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं करना चाहता। आखिर मैं चेंग नानशुआंग का दूसरा जीजा जो ठहरा, इसलिए शायद वो बंदा थोड़ा भाव खा रहा था। हो सकता है वो चेंग खानदान से जुड़े सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ना चाहता हो, पर मैंने फिर भी दरियादिली दिखाते हुए एक लाइन और भेज दी कि मैंने अभी अभी इवेंट में सोरा वांग को देखा है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों आपस में ना टकराओ। लेकिन इसके बाद भी सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। एक अच्छे इंसान की तरह मैं बस इतना ही कर सकता था। फिर मैं तांग के साथ सीधा एंटरटेनमेंट एरिया की तरफ निकल गया। जैसे ही हम दोनों फर्स्ट फ्लोर लॉबी में पहुंचे, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रुककर कोई तमाशा देख रहे हैं। भला मैं इतना तगड़ा सीन मिस कैसे कर सकता था? मैंने तुरंत वहीं ब्रेक मारी और मजे लेने के लिए भीड़ में घुसकर झांकने लगा। एक जवान बंदी घुटनों के बल बैठी आदमी का पैर पकड़कर जोर जोर से रो रही थी कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं पाऊंगी। उस बेचारे आदमी की आंखें भी दर्द और बेइज्जती से एकदम लाल हो रखी थीं। उसने कहा, अरे यार, इतने सारे लोग यहाँ हमारा तमाशा देख रहे हैं, कम से कम अपनी कुछ तो इज्जत रख लो, ऐसे गिड़गिड़ाओ मत। वो बंदी बोली, आहा फेंग, मुझे माफ कर दो, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करती हूँ। मैंने गुस्से में बेवकूफ़ी कर दी, पर तुम उस औरत के इतने करीब क्यों थे? आदमी बोला, दिमाग का दही मत कर, बकवास बंद कर। वो मेरी गुरु हैं, तुम हमेशा बिना कुछ जाने समझे बस बड़ा रायता फैला देती हो। अब मेरी खोपड़ी सटक रही है और मुझे इस फालतू टॉपिक पर तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। वो रोते हुए चिल्लाई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, बस मुझे खुद को बदलने का एक आखिरी मौका दे दो। इसके बाद वो बंदी और ज्यादा छटपटाने लगी। उस आदमी ने लाचार होकर कहा, तुम कई बार बिना लॉजिक के जल भुन चुकी हो और शक के चक्कर में तुमने मेरे आसपास की औरतों को बुरी तरह पीटा है, जिसकी वजह से मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है और तुम्हारी इस घटिया साइकोलॉजिकल बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी सुधरने के मौके दिए, पर तुमने इस बार फिर वही रायता फैला दिया। अब मेरे दिल से तुम्हारे लिए पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। उसने कहा, उन लोगों के मन में पक्का कोई खोट था। तुम औरत नहीं हो, इसलिए तुम घंटा नहीं समझ सकते कि वो चुड़ैलें अपने अंदर आखिर क्या बड़ा गेम खेल रही थीं। मैं बस तुम्हें उन डायनों से बचा रही थी। आदमी बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे बहुत पहले ही अपने दोस्तों की सही बात मान लेनी चाहिए थी और तुमसे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। बंदी फिर रोने लगी, मेरी गलती थी, मैं सच में गलत थी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने गलत इंसान पर हाथ उठाया था, इसलिए अब मैं खुद को ही सजा दूंगी। इतना बोलते ही वो पागल बंदी जोर जोर से खुद के ही मुंह पर खींच खींच कर तगड़े तमाचे मारने लग गई। ये नौटंकी देखकर भीड़ में खड़े लोग फुसफुसाने लगे और मजे लेने लगे। उस आदमी ने थोड़ी देर बर्दाश्त किया, फिर फाइनली उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके चेहरे पर अब भी उस बंदी के लिए प्यार और दर्द साफ झलक रहा था। हमारे बीच का लफड़ा इतना सीधा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में अब भी उस पुराने एक्सीडेंट का खौफ बैठा हुआ है। सच कहूं तो मेरे और उस लड़के के बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चैप्टर बहुत पहले ही खत्म हो गया था, पर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम दोनों फिर मिले और उसने मुझे वापस तुम्हारी तरफ मुड़कर ना देखने की सलाह दी थी। ये सुनते ही उस बंदी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाई, ये सब बकवास है, उसे सबूत दिखाने को कहो। क्या तुमने खुद नहीं बताया था कि उस चिरकुट की लव लाइफ झंड चल रही है? वो सिर्फ हमसे जलता है। आदमी बोला, वो ऐसा नीच काम कभी नहीं करेगा। वो एक बहुत ही शानदार और अच्छा इंसान है। उस बंदे के बारे में ऐसे फालतू की बकवास बिल्कुल मत कर। जब भी हमारा तगड़ा रायता फैला है, उसने मुझे बहुत अच्छे से संभाला और मेरा दिमाग एकदम शांत किया। अच्छा किया तेरे लिए। अगर वो नल्ला सच में तेरे लिए इतना अच्छा होता तो क्या वो हम दोनों के बीच दरार डालकर हमारी पूरी वाट लगाता? लेकिन मैंने जो भी कांड किया वो सिर्फ अपनी जलन के चक्कर में किया, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तू इस बात को कभी झुठला सकती है? क्या उसने कभी तेरी खातिर मेरी फीलिंग्स को झूठा बोला है? वो छपरी बस तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर कतई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नहीं, उस आदमी ने अपने मुंह से तो सीधे मना कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खौफ साफ दिख रहा था।
हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं और तू मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक बाहरी लुक्खे की बात मानेगी। मेरी कुछ छोटी गलतियां जरूर हैं, लेकिन मैं तुझसे सच में प्यार करता हूं। जब से तूने उस चवन्नी छाप के साथ घूमना शुरू किया है, तेरा तो पूरा सिस्टम हिल गया है। पहले तू मेरी हर बात मानती थी और अब हर जगह बस मुझ में कीड़े निकालती है। उसने पक्का तेरे दिमाग का दही करके रख दिया है। उसकी बात एकदम सही है। तू मुझे हर छोटी बात पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करके रखती है। मेरे पास अपनी मर्जी के कपड़े पहनने तक की कोई आज़ादी नहीं बची है। बाकी लोगों ने भी मुझे इस बात के लिए बहुत बार समझाया था। मैं प्यार में अंधी थी, इसलिए मुझे असली लोचा नहीं दिखा। वो छटपटाते हुए बोला, अरे वो सब तो एकदम छोटी और बेकार की बातें हैं। मैं तो बस तेरा बहुत ही अच्छे से हर पल ख्याल रखना चाहता था। और एक खतरनाक राज है जो तू अभी तक नहीं जानती। असल में तेरा वो जिगरी दोस्त भी मुझ पर लट्टू है। ये एकदम नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो साला साफ तौर पर जब भी मैं तुझसे मिलने जाती हूँ वो मुझे बुरी तरह घूरता है और वो हमेशा मुझे तेरा ब्रेकअप करने की सलाह देता है। अगर ये उसका चोरी छिपे वाला प्यार नहीं है तो और क्या है वो इंसान? बस किसी तरह हम दोनों को अलग करके तबाही मचाना चाहता है। लेकिन मैं उस डेढ़ शाणे को घास नहीं डालती और मौका नहीं दूंगी। उस बंदी ने पूरे घमंड और गुस्से से भरकर ये बात एकदम साफ बोली। वो लौंडा एकदम सुन पड़ गया, मानो इस बात को सुनकर उसकी खोपड़ी सटक गई हो। वो एक नंबर का स्मार्ट है, बिल्कुल किसी चमचमाते हुए स्टार की तरह। तू उसे भाव क्यों नहीं देगी? क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए पिघल गया है। चाहे कोई अप्सरा भी नंगी होकर मेरे सामने खड़ी हो जाए, मैं उसे कभी घास नहीं डालूंगी। मैं अभी जाकर उससे सीधा पूछता हूँ। अगर ये बात सच निकली तो मैं तुझे हमेशा के लिए माफ करके एक और मौका पक्का दूंगा। अगर ये झूठा निकला तो हमारा पूरा गेम यहीं पर खत्म समझ लेना। मैं अब तेरे चक्कर में खुद का और मोए मोए नहीं करवाना चाहता। थोड़ी देर की भसड़ के बाद उस बंदे ने जोर से धक्का दिया और वहां से कल्टी मार ली। वो बंदी बहुत ज्यादा देर से घुटनों पर बैठी थी, तो उसके पैर एकदम सुन्न पड़ गए और वो तुरंत उठकर उसके पीछे भागकर उसे झट से पकड़ नहीं पाई। क्या घूर रहे हो तुम सब? पतली गली से निकल लो। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वहां पर बहुत सारे फालतू लोगों की एक भारी भीड़ जमा खड़ी है और उसने ज्यादा शर्म और कड़क गुस्से में पूरी पब्लिक पर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या देख रहे हो तुम सब? यहां से कट लो, तुरंत कट लो, सबके सब। वो बंदी एकदम से होश में आ गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि पूरी पब्लिक उसकी फजीहत और तमाशा देखकर मजे ले रही है, जिससे उसका माथा और भी ज्यादा बुरी तरह ठनक गया। तांग और मैं भी वहां से छटती भीड़ के साथ पतली गली से निकल लिए और आराम से चिल मारते हुए आगे चलते चलते बात करने लगे। तभी एमी ने बोला, लो भाई, आपको क्या लगता है कि क्या उन दोनों के बीच फिर से सब कुछ एकदम कड़क और सेट हो पाएगा? तांग भी पूरे सस्पेंस और मजे में दिख रहा था। हाँ, पक्का हो जाएगा, मैंने बिना कोई लोड लिए जवाब दिया। वैसे भी मुझे उनके नाम नहीं पता है और मेरा अपना सिस्टम भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बात सच्ची हो या झूठी, हम बस इसे एक टाइम पास गॉसिप की तरह लेंगे। क्या तुझे सच में लगता है कि जो उस बंदी ने अभी बका वो पूरा सच था? तांग के पल्ले अभी भी कुछ खास नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुझे अंदर से एकदम फील आ रही है कि वो औरत कतई भी कोई शरीफ इंसान तो नहीं है। ये पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है कि कहानी सच है या झूठी, लेकिन उस बंदे का जैसा एटीट्यूड और भौकाल था, उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि उनका वापस एक होना बस कुछ ही वक्त का खेल है। अगर वो बंदी एकदम सच बोल रही है तो फिर आगे जाकर किसी भी चीज पर फालतू बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर वो झूठी कहानी बनाकर रायता फैला रही है तो फिर उस आदमी के उस जिगरी दोस्त की पक्का बहुत गंदे वाली बैंड बजने वाली है। एकदम सही बात। तांग ने अपनी हामी भरी साला अच्छे काम के लिए पूरी मदद करो और बदले में दरार डालने वाले एक घटिया विलेन का टैग अपने माथे पर लगवा लो, और वो भी किसी फालतू के चोरी छिपे वाले प्यार के चक्कर में। ये तो फिर भी कहानी का सबसे बड़ा कांड नहीं है। तांग ने तुरंत एक सोडा क्रैकर खाया और अपना मुंह घुमा लिया। उसका पूरा दिमाग बुरी तरह दही हो चुका था। मैं एक मीठा कैंडीज खाते हुए अपने मजे में बिना कुछ भी सोचे समझे आगे बोलता चला गया। सबसे गंदा लोचा तो यह है कि वो बंदा सारी भसड़ अपने उस दोस्त पर डाल देता है, जिससे वो औरत सिर्फ उस दोस्त से दखल देने के लिए बहुत नफरत करने लगती है। अगर वो दोनों बाद में अपना पैचअप कर लेते हैं तो वो बेचारा दोस्त उन दोनों के लिए एक बाहरी इंसान बन जाएगा। इसी को कहते हैं एक नंबर का आस्तीन का सांप टाइप का एकदम घटिया दोस्त। मेरे भाई तांग, तुझे भविष्य में कोई दोस्त बनाते समय अपनी आंखें एकदम खुली रखनी होंगी। ऐसे दो कौड़ी के फालतू लोगों से हमेशा 10 कदम की दूरी बनाकर रखना। तांग ने बार बार सिर हिलाया, जिससे ये साफ लग रहा था कि वो पक्का अपने लिए दोस्त चुनते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतेगा और चौकन्ना रहेगा। लेकिन ठीक अगले ही पल वो अचानक से अपनी दबी हुई आवाज में जोर से चिल्लाया, अरे भाई वो आदमी! मैंने तुरंत अपना सिर पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वो आदमी जिसका नाम आहाफंग था वो पास वाली एक कॉफी शॉप के अंदर जा रहा था। उस कॉफी शॉप में एक बहुत बड़ी पूरी कांच की दीवार और खिड़की लगी थी, जिसका पूरा मुंह बाहर पैदल चलने वाले रास्ते की तरफ था। लेकिन मैंने उस नल्ले पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर वहां बैठे उन 4 लोगों पर जाकर टिक गई, जो खिड़की के पास वाले एक बूथ पर जमे हुए थे। उन लोगों को देखकर एकदम कड़क स्टूडेंट वाली तगड़ी वाइब आ रही थी और वो लोग अपनी कॉफी पीते हुए बिजनेस का प्लान पेल रहे थे। हमारा ये प्रोजेक्ट एकदम बवाल और एडवांस लेवल का है। देश के इन्वेस्टर्स बहुत डरे हुए रहते हैं, इसलिए इस बार अपना पैसा निकालना काफी ज्यादा मुश्किल गेम लग रहा है। जब हम देश से बाहर जाएंगे तो वहां के विदेशी वेंचर कैपिटल को फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हमें उन विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर अपना सारा काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने प्रोफेसर अभी भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पूरा कंट्रोल अपने बंदों के हाथ में रहे, वरना हमने इतनी ज्यादा भसड़ और मेहनत क्यों की होती, ताकि देश के अंदर से ही किसी तरह अपने फंड का जुगाड़ हो जाए। चलो मिलकर कोई दूसरा नया जुगाड़ सोचते हैं। सोरा वांग, तुम्हारी वो बड़ी सीतू फैमिली तो इस काम में हमारी, इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती
बीच में ही एक दूसरे बंदे ने टोककर सारा रायता फैला दिया। फिर जिस इंसान ने उसे टोका था उसने तुरंत अपनी गलती मानकर वहां माफी मांग ली। टेबल पर बैठे उन तीनों लौंडों ने थोड़ी ऑकवर्ड और अजीब सी नजरों से घूर कर तेनमा वांग को देखा। तेनमा वांग ने बस हल्का सा स्माइल किया और बिना कोई लोड लिए अपना स्वैग दिखाया। अरे सब चिल है, चलो कोई और जुगाड़ निकालते हैं इस टाइम। उसके वो छोटे और एकदम सेट बाल देखकर कोई भी बंदी उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाए। काले चश्मे और नॉर्मल सी सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसका ये भोला लुक देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नया नया मार्केट में उतरा हुआ आर्टिस्ट सोरा वांग एकदम भरी हुई कॉफी शॉप में बैठा था और अपनी दुनिया में मस्त था। तभी बात करते करते अचानक उनके पीछे वाले बूथ से एक लड़की की एकदम कड़क साफ आवाज आई, क्या मैं तुम लोगों की इस बातचीत में शामिल हो सकती हूँ? अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। मेरी इसमें मोटा पैसा लगाने की भी पूरी इच्छा है। ये सुनते ही तेनमा वांग का शरीर एकदम सुन्न पड़ गया और बाकी हैरान रह गए। उन लोगों ने एकदम कंफ्यूजन में अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि एक लंबी सी बंदी वहां पर खड़ी थी जिसने टोपी और काले चश्मे के साथ एक काला मास्क भी पहन रखा था। उसने बड़े ही टशन में अपना एक हाथ सोफे के पीछे टिका रखा था और वो उनको ही घूर रही थी। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से बड़ी ही नजाकत के साथ बहुत धीरे से अपना मास्क नीचे खींचा जिससे उसके एकदम कतई जहर होठ दिखने लगे और बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वहां बैठे सारे लौंडे एकदम शौक में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उनकी नजरें बार बार छुप छुप कर सिर्फ उस लड़के की तरफ जा रही थीं। उन पुराने क्लासमेट्स को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था कि उसकी मंगेतर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की टॉप क्लास स्टार चेंग नानशुआंग थी जो बवाल थी। उन लोगों ने उसे पहले भी दूर से कई बार देखा था और आजकल इंटरनेट पर हर जगह सिर्फ इसी बात का रायता फैला हुआ था कि वो मंगेतर अपने होने वाले पति से ज्यादा उसके जुड़वा भाई के बहुत करीब आ चुकी थी। और जब वो बंदा हाल ही में अपने देश वापस लौट कर आया तो उसने बिना सोचे तुरंत अपनी रिसर्च टीम के साथ सीधा विदेश जाने का बड़ा फैसला ले लिया। जब उनके प्रोफेसर ने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा तो उसने बस यही कहा कि सब एकदम सॉर्टेड है। तभी सबको पता चला कि उस लौंडे ने सगाई तोड़ दी है और अपने परिवार के साथ भी सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अब हर कोई छुप छुप कर यही अंदाजा लगा रहा था कि पक्का वो लड़की और उसका जुड़वा भाई सच में एक दूसरे के साथ पूरी तरह सेट हो गए ही होंगे। रिसर्च वाले लोग तो हमेशा अपने काम में बुरी तरह से बिजी रहते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले ड्रामेबाज तो हर दिन कहीं न कहीं न्यूज में अपना तमाशा सरेआम दिखाते ही रहते हैं। उन सभी को उस बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इतने सालों से उसे जानने के बाद सबसे बड़े ढक्कन इंसान को भी ये बात अच्छे से समझ आ जाती कि उसके दिल में हमेशा से ही किसी एक खास बंदी के लिए जगह थी और इसी वजह से उसने अपने पीछे पड़ी बाकी सारी लड़कियों को एकदम इग्नोर मार दिया ही था। लेकिन चूंकि उस सख्त लौंडे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी सहारे की जरूरत है, इसलिए सबने इस टॉपिक पर बात न करने की ही पूरी कोशिश की थी। पर अब अचानक से वो सेलिब्रिटी एक्स मंगेतर अपना भेस बदलकर सीधा यहाँ टपक पड़ी थी और उसके प्रोजेक्ट में अपना मोटा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही ही थी। क्या ये बात एकदम साफ नहीं थी कि वो यहाँ सिर्फ उस लौंडे के लिए आई थी ताकि अपना पुराना रिश्ता वापस सुधार सके? बेचारे वो सीधे साधे रिसर्च करने वाले लौंडे जो हमेशा अपने काम में ही डूबे रहते थे, वो भी इस मसालेदार ड्रामे को देखकर अपनी अंदर की पंचायत को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उस लड़के के ठीक बगल में बैठे हुए वो रिसर्च वाले बंदे बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से उठे और खिसक कर सीधे दूसरी तरफ जाकर मजे से बैठ गए थे। उन तीनों ने अपनी अपनी कॉफी पकड़ ली और अपनी सांसें रोककर ये बवाल तमाशा देखने लगे। उस लड़के के इस नए कड़क और जहर स्टाइल को गौर से देखकर उस बंदी का दिल इतनी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर ही आ जाएगा। ये नया स्वैग उस लौंडे का रोज वाला लुक नहीं था, पर वो आज इस बात को लेकर जिंदगी में कभी इतना पक्का यकीन नहीं था। उसे उस लड़के की बहुत याद आ रही थी और अभी भी उसे देखकर दिल में गिटार बज रहे थे। उसने एकदम घबराते हुए कहा, मैडम, हालांकि आप एक स्टार हैं, लेकिन हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही तगड़े और भारी भरकम वाले इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि आपकी इतनी औकात है। उस लौंडे ने एकदम से बोला, लेकिन उसने गलती से भी उस बंदी की तरफ नहीं देखा था। वो सख्त लौंडा अपनी पर्सनल लाइफ के ड्रामे को अपनी टीम के काम के बीच में कभी नहीं आने देता, चाहे उस बंदी का कोई भी घटिया मकसद क्यों ना हो। अगर टीम को पैसों की जरूरत है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो वो जरूर सुनेगा। बंदी थोड़ी घबराई लेकिन तुरंत बोली, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारी ये रिसर्च बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। मेरी दूसरी बहन को भी इसमें पूरा इंटरेस्ट होगा। मैं यहाँ सिर्फ एक सेलिब्रिटी का भौकाल दिखाने नहीं आई, बल्कि मैं तो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करके यहाँ पार्टनरशिप की बात करने आई हूँ। जैसे ही बाकी लोगों ने ये तगड़ी बात सुनी, उन सबकी आंखों में लालच चमक उठा। वो कंपनी पहले कभी भी उन लोगों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के काम धंधे एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे और कोई लॉजिक नहीं बनता था। अगर मैडम सच में अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहती हैं तो आप सीधा हमारे प्रोफेसर से जाकर बात कर सकती हैं। आपको हमारे जरिए बात करने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। उस लड़के के चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। उसने कहा, प्लीज मैडम को सीधा प्रोफेसर से मिलने के लिए ले जाओ। ये बात सुनकर वो बंदी अचानक से पूरी तरह से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ तुमसे ही अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही उस लौंडे का चेहरा गुस्से से उतर गया और उसने आखिरकार उस बंदी की तरफ घूर कर देखा था। उसकी आंखों में जो भयानक चिढ़ थी वो एकदम किसी तीखी सुई जैसी लग रही थी, जिससे बंदी का दिल अंदर तक सहम गया और उसकी आंखें खुद ब खुद लाल हो गईं। वो उसका ऐसा खतरनाक लुक बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और बोली, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ जरूरी बातें करनी है। अपना मोटा पैसा और ये बेफालतू का पावर इस्तेमाल करके मुझे जबरदस्ती मजबूर कर रही हो। उस लड़के की आवाज में एकदम खूंखार वाली बर्फीली ठंडक भरी थी। तो अब तुमने फाइनली ये घटिया चाल चलना भी सीख लिया है।
ये ताना सुनते ही उस बंदी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका पूरा एक्सप्रेशन ही गिर गया था। फिर कुछ सेकंड की भारी शांति के बाद उसने अपनी नजरें चुपचाप नीचे झुका लीं, क्योंकि वो अब किसी भी कीमत पर उस लौंडे का माथा और ज्यादा नहीं ठनकाना चाहती ही थी। उसे लगा जब तक वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तब तक फ्यूचर में कम से कम उसका अता पता जानने का कोई ना कोई चांस तो हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है, मैं जाकर प्रोफेसर से ही मिल लेती हूँ। उसने अपना सिर झुकाकर वहां से खड़े होते हुए बहुत ही दबी हुई और उदास आवाज में ये कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इन्वेस्टमेंट का सारा काम अच्छे से संभाल लूंगी। ये बात सुनते ही उस लड़के की खूंखार आंखों में अचानक से एक बहुत बड़ी हैरानी की साफ झलक दिखाई दी थी। इतने सालों से उस बंदी का जो खतरनाक एटीट्यूड और गुस्सा उसके लिए रहा है, उसे देखकर तो वो किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली थी। एक पल के लिए उसकी ये हालत देखकर लौंडे का दिमाग सुन पड़ गया, मानो उसे अचानक से वो पुरानी बचपन वाली क्यूट सी लड़की दिखाई दे गई हो, जो उसे गुस्सा दिलाने के बाद हमेशा डर के मारे अपना सिर झुकाकर चुपचाप उसकी सारी बातें सुन लेती थी। लेकिन उस लौंडे ने तुरंत खुद को संभाला और अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया था। अपनी फीलिंग्स को ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखकर उसने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपना सिर नीचे किया और चुपचाप कॉफी का घूंट पी लिया। उस बंदी ने जाते जाते उसे एक बहुत ही इमोशनल और गहरी नजर से देखा और फिर बिना मन के वहां से मुड़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसके मुंह से हैरानी के मारे एक हल्की सी चीख निकल गई और वो कांच की खिड़की के बाहर एकदम ब्लैंक होकर देखने लगी। बाकी सब भी भयंकर शौक में जम गए। खिड़की के बिल्कुल बाहर दो लौंडे खड़े थे, जिनके हाथों में बहुत सारे बैग्स थे। उनमें से जो ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था, वो सीधा अंदर की तरफ ही घूर रहा था। उसकी दोनों आंखें सस्पेंस के मारे एकदम फटी की फटी रह गईं। क्या वो उस स्टार बंदी का कोई पागल फैन है? क्या अचानक से किसी ने फुसफुसाया, अरे नहीं यार, वो तो उसका दूसरा जीजा है। मैंने अपने दोस्त टैंक को सारा फालतू का सामान लेकर पहले ही घर वापस जाने के लिए बोल दिया था भाई लोग। और फुल एटीट्यूड में दरवाजा धक्का मारकर खोलते हुए सीधा उस कॉफी शॉप के अंदर घुस गया। उस बूथ पर सामने बैठे वो तीनों छपरी पूरी तरह से मसालेदार गॉसिप का मस्त इंतजार कर रहे थे। यहाँ इस लंबी वाली सीट पर वो खूंखार लौंडा और वो स्टार बंदी एक साथ बैठे हुए थे। मैंने भी अपना भौकाल दिखाते हुए बिना किसी शर्म के उन दोनों के बीच में अपनी जगह बना ली थी। सच बताऊं तो मेरी इस हरकत को देखकर वो लौंडा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। क्या गजब का इत्तेफाक है, मैंने एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोला। मैं बाहर शॉपिंग कर करके पूरी तरह से पक चुका था और थोड़ी सी शांति से कॉफी पीना चाहता था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सबसे यूं अचानक से मिल जाऊंगा, और खास तौर पर तुम्हारे यहाँ होने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने उस बंदी को देखकर एक चालाक स्माइल मारी और मेरी बातों में फुल डबल मीनिंग था। ये तो बिल्कुल अपने रूठे हुए पति को वापस मनाने वाला एकदम खतरनाक लाइव एक्शन ड्रामा चल रहा है, जिसमें मोए मोए होने के बाद में पछताने वाला सीन होता ही है। ओहो, ये सुनते ही बंदी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया, पर मेरी इस धांसू एंट्री ने उस लौंडे के उसको भगाने वाले ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, जिससे उसे सांस लेने का थोड़ा मौका मिल गया था। सच बताऊं तो इस मामले में वो बंदी मेरी काफी एहसानमंद थी और तेनमो वांग का रवैया भी मेरे लिए एकदम सही और शांत था, बिना किसी फालतू भसड़ के। क्या तुम दोनों साथ नहीं आए? मैंने उसको समझाया कि मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, शायद तुमने चेक नहीं किया और सीधा यहाँ चले आए बिना कुछ भी देखे। मैं चेंग नानशुआंग के स्टूडियो में नया बंदा हूँ और एक इवेंट के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि वो यहाँ क्या कर रही है तो ये सवाल तुम्हें सीधा उसी से पूछना चाहिए। भाई, मैंने नाटक करते हुए शिकायत की कि उसने अपने जीजा के साथ आने से साफ मना कर दिया था, और अब देखो चुपचाप मुंह उठाकर यहाँ आ गई है एकदम दो कौड़ी का एटीट्यूड दिखाकर। सामने खड़े उन तीनों ने तुरंत एक दूसरे को देखा और पागलों की तरह आंखें मारने लगे, जैसे कोई तगड़ा मसाला मिल गया हो आज। उसने एक पल के लिए भी खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बात साफ थी कि वो बंदी यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के लिए आई थी। उसने मेरी आधी बात सुनकर ऐसा नाटक किया जैसे कुछ सुना ही ना हो, और फिर मैसेज वाली बात पर ध्यान देते हुए तुरंत अपने बैग से फोन बाहर निकाल लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। माफ करना यार, मीटिंग के वक्त मेरा फोन एकदम साइलेंट पर था और मैं बाद में इसकी आवाज वापस चालू करना पूरी तरह से भूल ही गया था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और मैंने कॉफी पीते हुए ये सब देखा, क्योंकि मुझे इस फालतू रिएक्शन की पहले से ही पूरी उम्मीद थी। हालांकि उस बंदी का रास्ता रुका हुआ था, लेकिन फिर भी वो छुपकर उसे देख रही थी और उसने तुरंत भांप लिया कि जरूर कुछ ना कुछ भयंकर गड़बड़ हुई है, वरना माजरा इतना अजीब ना होता। उसने पूछा आखिर बात क्या है, और फिर उसने मेरी तरफ माथा सिकोड़कर देखा जैसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा हो। मैंने एक शातिर हंसी के साथ उसकी तरफ झुककर अपनी आवाज थोड़ी धीमी की, लेकिन जानबूझकर इतनी तेज जरूर रखी कि वहां मौजूद हर कोई साफ सुन सके, और मजे लेते हुए बोला कि कोई खास बात नहीं है, बस अभी इवेंट में सोरा वांग से मुलाकात हो गई थी तो मैंने उस बंदे को थोड़ा संभल कर रहने की चेतावनी दे दी, और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही वहां का माहौल एकदम खामोश हो गया, जैसे किसी की खटिया खड़ी हो गई हो और हवा टाइट हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने घबराहट में उस लड़के को देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा रायता फैल गया हो अचानक से। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो इंसान यहाँ है, मैंने तो बहुत पहले ही उसका सारा कांटेक्ट सीधा ब्लॉक मार दिया था हमेशा के लिए। लेकिन उसने एकदम बिना किसी भाव के अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला कि मुझे ये सब फालतू बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं पूरा मजे लेते हुए बीच में और आग लगाता रहा। वो बंदा या तुम ही ढूंढ रहा है, मैनेजर सू ने उसे उलझा रखा है, तो क्या तुम खुद जाकर ये सारा रायता समेटना चाहोगी वहां पर?
उस लड़की ने मेरी तरफ एकदम खुखार और घटिया नजरों से देखा और तुरंत अपना फोन उठाकर अपनी मैनेजर को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया ताकि वो इस फालतू लफड़े को जल्दी संभाल ले। मैनेजर को पता है मैं उस इंसान से नहीं मिलूंगी, वो पक्का उसे वहां से भगाने का कोई धांसू जुगाड़ निकाल ही लेगी। क्या बात है, ये बंदी तो एकदम शरीफ और सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। पहले इसका ये कड़क एटीट्यूड आखिर कहाँ गायब था। उसने चुपके से उस लड़के की तरफ देखा कि शायद कोई रिएक्शन मिले, लेकिन वो एकदम पत्थर बना बैठा था और ये देखकर उस बेचारी का दिल बैठ गया और वो अंदर ही अंदर काफी निराश हो गई इस बेइज्जती से। दूसरी तरफ मैं एकदम फुल मजे के मूड में था और मैंने उनसे उनकी मीटिंग के बारे में पूछ लिया, लेकिन जब मुझे उस बंदी की तगड़ी चालों के बारे में पता चला तो मैं सच में अंदर तक हैरान रह गया था। मुझे लगा था कि वो यहाँ सिर्फ उसका दिमाग खाने आई है, लेकिन उस बंदी ने तो सच में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। क्या सच में ये अमीरजादी अपने इस खास आशिक के लिए पानी की तरह पैसा बहाने वाली है? ये तो एकदम नया और तगड़ा लफड़ा लग रहा है। ये देखकर कि मुझे सब पता है, उसने कहा, हमारे प्रोजेक्ट से छोटे समय में मुनाफा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और वैसे भी इस पूरे प्रोजेक्ट का चेंग ग्रुप के किसी भी असली बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असल में पूरा चेंग ग्रुप तो मिस चेंग नुआन नुआन ही अकेले संभालती हैं और वही इसकी असली बॉस हैं। अगर तुम लोग सच में पैसा लगाने का सोच रहे हो तो हम सीधा उन्हीं से बात कर सकते हैं। इसके लिए तीसरी मिस को बिना मतलब बीच में घसीटने और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुरंत अपने बगल में बैठी उस उदास लड़की की तरफ पूरी दया के साथ देखा और उसका वो उतरा हुआ पीला चेहरा बता रहा था कि उसकी क्या भयंकर हालत है। ये एकदम साफ था कि उस लड़के का रूखापन कोई भाव खाने वाला खेल नहीं था और ना ही ये कोई सस्ता भागने और पीछे पड़ने वाला फालतू लव ड्रामा चल रहा था। वो सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था और अब किसी फालतू मोहमाया में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था यार। जहां उस बेचारी बंदी का दिल टूट रहा था, वहीं दूसरी तरफ मैं पूरे मजे लेते हुए उसकी जले पर और ज्यादा नमक छिड़क रहा था। लेकिन हर बेइज्जती के साथ वो और ढीठ होती जा रही थी। उसने टेबल के नीचे से मेरी शर्ट खींची और मुझे पागलों की तरह आंखें मारने लगी, जैसे कोई भूत देख लिया हो या उसका सिस्टम हैंग हो गया हो। मैंने मजे लेते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हारी आंख क्यों फड़क रही है? तब वो बोली कि अगर मेरी दूसरी बहन तुम्हारा ये पूरा रिपोर्ट सुनने के लिए कंपनी का सीधा और पुराना वाला स्टैंडर्ड तरीका अपनाती है तो इस काम को कंपनी के पूरे लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पहले से ही सारा सीन ठीक से समझ लूं और अपनी तरफ से अंदर ही अंदर कोई तगड़ी सिफारिश लगा दूं तो पक्का इससे हमारा बहुत सारा कीमती समय बच सकता है। उस बंदी ने खुद को एकदम शांत और नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए ये बात बोली। उसने कहा, मैं भी तो एक बोर्ड मेंबर हूं, क्या तुम लोगों को जल्दी नहीं है? ये सुनकर उस लड़के ने मेरी तरफ एकदम शक भरी नजरों से घूर कर देखा। सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान था जो इस बात को पक्का कर सकता था। उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूं, और सच कहूं तो वहां जो भी बात हो रही थी वो एकदम सच थी। पर यह भी सच था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सबसे पहले इस खतरनाक महाभारत और भसड़ वाले मैदान में फंसने वाला हूं। एकदम मुर्गे की तरह मेरी तो वाट ही लग गई। कितनी अजीब सिचुएशन है ये। सच में दूसरों की गॉसिप में मजे लेने के भी अपने ही खतरनाक रिस्क होते हैं। अफवाहों से दूर रहना ही ठीक है, वरना किसी दिन तुम खुद उस भयानक आग में बुरी तरह से जल जाओगे। वो बंदी एकदम हड़बड़ाते हुए बीच में ही बोल पड़ी कि ऐसा लग रहा है तुम्हारा फोन बज रहा है, शायद कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, जल्दी से चेक करो। उसकी ये बात सुनकर मैं भी अचानक से बुरी तरह से चौंक गया। साफ पता चल रहा था कि वहां कुछ नहीं बज रहा, पर रुको यार, सच में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और जैसे ही मैंने उसे उठाकर देखा, स्क्रीन की रोशनी के साथ ही मेरी आंखें एकदम लालची कुत्ते की तरह से चमक उठी। भाई, स्क्रीन पर सीधे पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज था, पूरे 5 लाख रुपए, और साथ में एक छोटा सा नोट भी लिखा था कि बीच में अपनी फालतू टांग बिल्कुल मत अड़ाना, बस चुपचाप तमाशा देखो। सिर्फ इतनी सी फालतू बात के लिए पूरे 5 लाख। क्या आजकल पैसा कमाना सच में इतना ही आसान हो गया है? मानना पड़ेगा वो बंदी लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। मैंने एकदम सीरियस शक्ल बनाते हुए अपना फोन नीचे रखा और बोला कि यार मुझे भी पक्का नहीं पता। मेरी ये बात सुनते ही उस लड़की ने चैन की लंबी सांस ली। उसे क्या पता था कि मैं अंदर पागलों की तरह हंस रहा हूँ। सच में आज तो सीधा छप्पर फाड़ के लॉटरी लग गई, क्योंकि वैसे भी मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता था। वो बंदी और मैं सिर्फ दुनिया की नजरों में एक दिखावे का कपल है, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि उनकी कंपनी के अंदर आखिर क्या और कौन सा प्रोसेस चलता है। इस बार तो उस अमीरजादी का बहुत ही तगड़ा बेवकूफ बन गया और उसका मोटा चूना लग गया। हा। तभी उसे अचानक से समझ आया और उसने एकदम चैन की सांस ली। असल में वो बंदा घबराहट में ये बात पूरी तरह भूल गया था और अनजाने में मुझे और मेरी दूसरी बहन को सच में एक प्यार करने वाला असली कपल मान बैठा था। मैंने जो कुछ भी बोला था वो एकदम 100% सच था। उसे बस इसी बात का डर था कि मैं बीच में टांग अड़ाऊंगा। आजकल मेरी दूसरी बहन का जो रवैया मेरे लिए है, उसे देखते हुए वो सच में सिफारिश के लिए कोई नियम तोड़ सकती थी, और बस इसी वजह से उस बंदी ने मुझे जल्दबाजी में आकर चुप करा दिया। ठीक उसी समय यहाँ से बहुत दूर कंपनी के ऑफिस में बैठकर अपनी फैमिली के लिए पैसा और प्रॉफिट छापने में बहुत बुरी तरह लगी हुई चैंग को अचानक ऐसा लगा कि उसके कान बिना किसी वजह के बहुत ही ज्यादा गर्म होकर बुरी तरह से जलने लगे हैं। मेरा जवाब सुनकर उसे हार मानकर अपने फालतू सवाल वहीं बंद करने पड़े, और उस लड़के को भी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो उसका दिमाग आखिर क्यों खा रही है। वो बस उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह काम इतना भयंकर मुश्किल होने वाला है। ये बिल्कुल उतना ही मुश्किल था जितना पहली बार उसके करीब जाना। तियानमा वांग कहीं फिर से दिमाग का दही न करे और प्रोफेसर से बात करने की जिद न पकड़ ले, इस डर से चैंग नानशुआंग झट से उन तीनों की तरफ मुड़ गई।
मुझे प्रोफेसर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उनका ज्ञान मेरे सिर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा। तुम लोग बस मुझे इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्लान शॉर्ट में समझा दो। और आगे का क्या सीन है? मैंने अभी तुम लोगों को विदेश जाने की बात करते हुए सुना था। मुझे सच सच बताना लगभग कितने पैसे या फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। असल में उसको बस इस विदेश जाने वाली बात से ही सबसे ज्यादा मतलब था। और जैसे ही उसने ये सब सुना, उस लड़के का चेहरा साफ तौर पर खुशी और सुकून से एकदम बुरी तरह खिल उठा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सोच रहा हो कि अभी हालात चाहे जितने भी झंड क्यों ना हो, बहुत जल्द वो यहाँ से खिसक लेगा। भाई सामने बैठे उन लोगों ने काफी देर तक अपनी पूरी रामायण गाकर सुनाई, लेकिन जैसे ही वो लोग सबसे मेन और काम की बात पर पहुंचे, उस बंदी का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया था। तो क्या तुम्हारा पूरा का पूरा रिसर्च ग्रुप इस बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए सीधे विदेश जा रहा है, और वो भी पूरे 5 साल या उससे भी ज्यादा लंबे समय के लिए? भाई साहब सच 5 साल से भी ज्यादा भाई। उसने तो इस बार विदेश में ही पूरी तरह से बस जाने और वापस कभी लौट कर ना आने का एकदम तगड़ा वाला सॉलिड प्लान बना लिया है। पक्का प्रॉमिस। ये सुनकर उस बंदी की सांसें एकदम अटक गईं, जैसे हजारों सालों से किसी के लौट कर आने का इंतजार कर रही हो और उसका सिस्टम हैंग हो गया हो। दिल के अंदर बजने वाले उस बेसुरे और अजीब से दर्द भरे गाने के साथ उसको अपने पूरे शरीर में एक भयानक सी ठंडक और अजीब सी घबराहट साफ महसूस होने लग गई थी। यार सच, शायद उसकी उतरी हुई शक्ल और मायूसी देखकर उन तीनों में से उस लड़के को उस पर तरस आ गया और उसने बेचारेपन में एक और बात अपने पास से जोड़कर बोल दी थी। हम तीनों ने तो एकदम शुरू से ही वहां जाने का अपना सॉलिड मन बना लिया था, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन अब उसका भी मामला पूरी तरह से सेट हो चुका है दोस्त। बस एक और इंसान है जिसने अब तक अपना फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। ये सुनकर उसकी नजरें एकदम से घूमी और आंखों में छिपा हुआ वो गहरा दर्द और ज्यादा बाहर छलकने लगा, क्योंकि इस पूरे कबाड़े में सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती थी। और उस लड़के के कहने का सीधा मतलब ये था कि शायद ब्रेकअप के इसी झमेले की वजह से उसने सब छोड़कर जाने का मन बनाया हो, और क्या पता थोड़ा सा प्यार से मनाने पर वो सख्त लौंडा पिघल जाए और रुकने का अपना फैसला बदल ले। भाई उन लोगों ने अपनी टीम में ब्रेकअप और फिर से पैचअप वाले ऐसे कई लफड़े पहले भी देखे थे। वो भी अपने दोस्तों का ये पूरा गेम समझ चुका था और बस एक बेबसी भरा लुक ही दे सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस बंदी के मायूस और रोतड़ू वाले चेहरे पर पड़ी, वो एकदम सुन पड़ गया, मानो उसका फ्यूज उड़ गया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की भी कभी ऐसी शक्ल बना सकती है, मेरी जान कसम से। लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली बंदी नहीं थी। वो अचानक घूमी और सीधा उस लड़के की आंखों में घूर कर देखने लग गई। लगी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसके पास बोलने के लिए हजारों बातें हों जिन्हें वो अपने दिल से बस कहना चाहती हो। और ये सब देखकर वो लड़का तो पूरी तरह भौचक्का रह गया, क्योंकि ये वही बंदी थी जिसे वो पहले से जानता था, जो हमेशा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से चमकती रहती थी। एकदम बवाल। इसके ठीक बाद उसने कुछ और एकदम पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछे। असल में वो अपने दिमाग में ये तगड़ा कैलकुलेशन बिठा रही थी कि क्या किसी भी तरह से ये उस विदेशी संस्था को अपने ही देश में इनवाइट करना पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे उनकी बात आगे बढ़ी, उसे अच्छे से समझ आ गया कि ऐसा होने की उम्मीद एकदम ना के बराबर ही है, और अब उसे कोई और ही जुगाड़ देखना पड़ेगा। तभी अचानक से कोई उनके पास आया और साथ में एक लड़के की एकदम हैरानी से भरी हुई तेज आवाज भी सुनाई दी थी। क्या तुम वही हो? उस बंदे की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने फाइनली उस लड़की को पहचान ही लिया है। तो थोड़ी सी शराफत दिखाते हुए उसने चुपचाप अपना वो स्टाइलिश सनग्लासेस नीचे उतार कर रख दिया। हालांकि उसकी टोपी अभी भी सिर पर थी और मास्क खींचकर ठुड्डी तक कर लिया था। उसने अपनी आदत के हिसाब से अपनी टोपी को नीचे खींचना चाहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने बैठा वो रिसर्चर हड़बड़ी में एकदम से खड़ा हुआ और उस आदमी को खींचकर वापस कुर्सी पर बिठा दिया और फुसफुसाते हुए बोला, अपनी आवाज को थोड़ी नीचे रख मेरे दोस्त। ऐसे चिल्लाकर उसका पूरा भांडा मत फोड़ दे यार, वो लोग यहाँ काम की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो वही बंदी है ना, एकदम असली वाली। ये तो सच में वही है। ये कैसे हो सकता है? तभी उस बंदी ने बड़ी ही शराफत के साथ उनको हेलो बोला। और मैं जो अभी अभी अपनी मिठाई का आखिरी टुकड़ा खाकर बस फ्री ही हुआ था कि अचानक चौंक गया। मुंह में रखी चॉकलेट मेरे गले में बुरी तरह से अटक गई और मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई, क्योंकि मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। गुरुजी कसम से क्या गजब का इत्तेफाक है काइटो, तुझे तो बस कुछ सामान ही लेकर आना था ना, फिर तुझे वहां इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? क्या सीन था वहां पे ऐसा खास? तेरा चेहरा ऐसे गीला क्यों है और तेरी ये आंखें भी इतनी लाल क्यों हो रही हैं? दोस्त की इस टेंशन ने उसका जरा भी ध्यान अपनी तरफ खींच नहीं पाया था। मेरे ठीक बगल में बैठे उस लड़के ने झट से नोटिस कर लिया कि उसका पूरा सिस्टम हिला हुआ है, और वो एकदम फुल कंफ्यूजन में मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा चेहरा सूजा हुआ था। मैं वापस आने से पहले वॉशरूम में अपना मुंह धोने और खुद को सेट करने चला गया था। उसने बस आधी अधूरी बात बताकर अपनी बात टाली, क्योंकि वो वहां उस सुपरस्टार को देखकर शॉक में था। लेकिन उस तेज तर्रार लड़के ने एक एक चीज को बहुत बारीकी से देख लिया था कि उस लड़के की आंखों के किनारे एकदम लाल हो रखे हैं, जिसका सीधा मतलब था कि वो रोया था। पुरानी बातों को याद करते हुए उसने बहुत टेंशन और चिंता में पूछा, तू मुझे एकदम सच सच बता, क्या उस पनौती औरत ने फिर से ढूंढ लिया है तुझे और कोई नया रायता फैलाया है क्या वहां? ये बात सुनते ही बाकी तीनों रिसर्चर्स एकदम नर्वस होकर बस उसको घूरने लगे, और दोनों लड़कियों के चेहरे ऐसे बन गए जैसे कोई बहुत घटिया बात याद आ गई हो उन्हें। आज फिर से उस पुराने और वाहियात से किस्से को याद करके उनके चेहरे पर साफ चिढ़ दिख रही थी। उसका वो सीधा सवाल सुनकर इस बंदे का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया।
तभी एमी बोली, सुनो, मुझे कुछ बहुत गंदा और घटिया सा दिख रहा है, मेरी तो सच में उल्टी करने की नौबत आ गई है। बस वही वहां पर इकलौती बंदी थी जो उसकी बात सुन सकती थी, और अचानक से इस बिना सिर पैर वाली बात को सुनकर वो एकदम से भौचक्की होकर फुल कंफ्यूजन में उन सभी लोगों की तरफ देखने लगी। उसको यूं हिचकिचाते देखकर उस लड़के और बाकी तीनों के चेहरों पर गुस्सा आ गया। हालांकि उन दोनों लड़कियों की कुछ भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी यार, बिल्कुल भी उस टाइम। आखिर उन दोनों पर पहले भी शक किया गया था और यहां तक कि उन्हें पीटा भी गया था, इसलिए वो दोनों अब कोई नया बवाल नहीं चाहती थीं। उस लड़के ने उसे समझाते हुए बोला, सुन, मुझे सच सच बता, क्या वो डायन फिर से तेरे पीछे पड़ी है और उसने कोई नया नौटंकी वाला नाटक शुरू कर दिया है? याद रखना, इस बार उसके बिछाए जाल में मत फंसना। उस जैसी चालू और धोखेबाज औरत के साथ तू इतनी आसानी से पिघल नहीं सकता। लेकिन उसने तो अपना सिर नीचे झुकाए हुए बहुत ही धीमी सी आवाज में बोला, यार हमारा ये जो पुराना रिश्ता है ना, इतने सालों का जो प्यार और फीलिंग्स है ना, उसे झटके में भूल जाना बहुत मुश्किल है। क्या पता, शायद इस बार वो बंदी सच में पूरी तरह सुधर जाए। मैंने खुद देखा है यार, इस बार उसके चेहरे के हाव भाव पहले से एकदम अलग थे। ये सुनकर उसने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, तुझे दिमाग खुला रखना चाहिए था। तुझे ये बात एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि उस बंदी का जो मेंटल सीन है उसमें शक करने की बहुत बुरी और खतरनाक बीमारी है। शुरुआत में तो वो सिर्फ बाहर वालों पर बिना वजह अंधाधुंध हमले किया करती थी दोस्त मेरे, लेकिन बाद में वो पक्का तुझ पर भी हमले शुरू कर देगी। सच, अगर तुम सच में उसके लिए विदेश जाने का शानदार मौका हाथ से जाने दोगे तो ये एकदम ही बेवकूफ़ी वाला फैसला होगा साला। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मैंने अचानक टेबल के नीचे से उसका हाथ जोर से दबाया और उसे बीच में ही एकदम से टोक दिया। वो एकदम से हक्का बक्का रह गया और इससे पहले कि वो मुड़कर मेरी तरफ देखता, उसे टेबल के दूसरी पार बैठे काइटो की भयंकर नाराजगी और गुस्सा बहुत ही साफ तरीके से पहले ही महसूस हो गया था। सोराबांग, तुम्हें आदमियों के बारे में इस तरह की घटिया बात क्यों करनी है? क्या तुम बस ये चाहते हो कि मैं उसके साथ किसी डरावने राक्षस जैसा बर्ताव करूं? मैं ही वो इकलौता इंसान हूं जो उसे बचपन से जानता है और मैं उसे किसी भी और से बहुत बेहतर समझता हूं। तुम्हारा यहां ऐसा कुछ भी बकवास कहना एकदम अपनी औकात पार करना है। साफ दिख रहा था दोनों उसे सही सलाह दे रहे थे, पर उसने सिर्फ उसको निशाना बनाया। मेरी अंदर की आवाज को उसे कुछ भी याद दिलाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। चिंग नानशुआंग ने तुरंत अपने बचाव के लिए एकदम आक्रामक तेवर अपना लिए और कहा, तुम कैसे बात कर रहे हो? उसकी नीयत एकदम साफ और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। भले ही तुम उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो, लेकिन तुम्हें कम से कम तमीज से बात करना तो आना ही चाहिए। वैसे भी उस परिवार के सभी लोग अपनों की भारी ढाल बनते हैं। और अभी तो वो लड़की कुछ ज्यादा ही खूंखार मूड में थी, क्योंकि वो सच में उसको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और एक ऐसी खास जगह मानती थी जिसे किसी की भी छूने की कोई औकात नहीं। ये बात एकदम साफ थी कि वो एक ऐसी जगह थी जिसे कोई छू नहीं सकता, और अगर किसी ने भी गलती से बदतमीजी से बात करने की थोड़ी सी भी फालतू हिम्मत दिखाई तो वो लड़की सामने वाले पर बिल्कुल तरस नहीं खाती। जो इंसान अभी इतने प्यार से बात कर रहा था वो अचानक पलट गया और एकदम से दुश्मन बन गया था, जिसे देखकर सच में बहुत जोर का झटका लगा। और खासकर उसे तो हवा भी नहीं लगी, क्योंकि वो उस खतरनाक लड़की को पहले से बिल्कुल भी नहीं जानता था भाई। वो डर से कांप गया और सुन्न होकर उसे देखने लगा। फिर वो हकलाते हुए बोला कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तो फिर उसका भी कोई गलत इरादा नहीं था। ये बात उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा ठंडे और एकदम रूखे दिमाग से उसको बोलकर समझा दी। उसके चेहरे पर अचानक से एक अजीब सी उलझन और बहुत ही भारी परेशानी साफ झलकने लगी, जैसे कि वो बिना कुछ बोले ही अंदर कह रहा हो कि किसे पता है सच क्या है? तुम बिना बात के उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पूरी बात का बिल्कुल भी कोई अता पता तक नहीं है। डेढ़ शाणी। उसे अचानक से बहुत बुरा लगने लगा, लेकिन उसके मुंह से निकले हुए शब्द सच में बहुत ही ज्यादा चुभने वाले और अजीब थे। वो लड़की गुस्से में एकदम से उस पर भड़कने ही वाली थी कि अगर मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी तो क्या मैं तो जैसे नल्ले के लिए अपनी आवाज उठाने वाली हूं क्या? उसने जोर से चिल्लाकर उसका पूरा नाम लिया, और जैसे ही वो बोलने वाली थी तभी उस लड़के ने उसे बीच में ही एकदम से चुप कराकर टोक दिया। साला, भले ही ये डांटने वाले सख्त अंदाज में था, लेकिन मैडम की जगह सीधा उसका नाम लेकर पुकारने से वो लड़की एकदम पिघल गई। उसका नाम सुनते ही उसे लगा जैसे शरीर की सारी हड्डियां मोम बन गई हों और ये उसके पूरे बदन में किसी बहुत ही तगड़े बिजली के झटके की तरह तेजी से दौड़ गया था भाई। उसका दिल कर रहा था कि वो उसी वक्त उससे भीख मांगे कि वो उसे कुछ और बार इसी तरह से बुलाए, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका था जब उसने आखिरी बार उसके मुंह से अपना प्यारा नाम सुना था। वो लड़की एकदम मरे जा रहे आशिक की तरह उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो कि तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं कितनी आज्ञाकारी और सीधी बच्ची हूं। बीच में बैठकर ये सब ड्रामा देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और डर के मारे मेरी गर्दन अपने आप ही नीचे झुक गई भाई। उसने भी जल्दबाजी और घबराहट के चक्कर में गलती से सीधे उसका नाम बोल दिया था, क्योंकि आखिर वो लड़का भी तो उसी के अपने खास ग्रुप का ही मेंबर था। किसी अनजान बाहरी इंसान से उसे डांट पड़वाना बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। उसने कहा कि हमारा ग्रुप बहुत ही जल्दी विदेश जाने वाला है, इसलिए ध्यान से काम करो। तुम अपने खुद के मामलों को थोड़ा दिमाग लगाकर ध्यान से सोचो। वो उसे पहले ही बहुत बार समझा चुका था और अब सच में ये सब बकवास झेलते झेलते पूरी तरह पक चुका था। अगर सामने वाले से जान का खतरा ना होता और वो लड़का हर बार इतनी बुरी तरह से रोकर अपनी शक्ल इतनी ज्यादा तरस खाने लायक ना बनाता तो वो कभी भी इसमें टांग नहीं अड़ाता। और अब जब उल्टा उसी पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो उसे ये सब करना और भी ज्यादा फालतू और एकदम बेकार का टाइम पास लगने लगा था यार। उसकी आंखें झपकीं और वो अभी भी उसे पूरी तरह से शक की नजरों से ही घूर रहा था कि भले ही वो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर विदेश जाने वाला हो साला,
लेकिन फिर भी उसे मेरे निजी मामलों में इस तरह से दखल नहीं देना चाहिए। मुझे माफ कर दो कि मेरी फालतू की समस्या की वजह से आप सबका मूड खराब हो गया। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में ये बात बोली, जिसके बाद वहां का माहौल थोड़ा शांत हो गया और सब लोग दूसरी फालतू बातों पर अपना ध्यान लगाने में पूरी तरह जुट गए। भाई, और सिर्फ तभी जाके उस लड़के ने अपनी अंदर की खुजली को शांत करने की हिम्मत जुटाई और पूछा, तो क्या मैडम चेंग यहाँ अपना पैसा लगाने के इरादे से आई हुई हैं क्या? एक सुपरस्टार इस चीज में क्यों पैसा लगाएगी? हालांकि वो लड़की इस छपरी इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उसके खातिर उसने उस लड़के की खातिर कुछ बहुत ही भारी भरकम और बड़े बहाने बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी मेरे प्यारे भाई। लेकिन तभी वहां मौजूद हर किसी को जोर का झटका देते हुए हमेशा शांत रहने वाले मैंने अचानक से अपनी चुप्पी तोड़ दी और बोल पड़ा, क्योंकि ये लड़की उसकी पुरानी मंगेतर रह चुकी है। और मेरी इस एक लाइन ने पूरे के पूरे कमरे के अंदर एकदम शमशान घाट जैसी भयानक और डरावनी शांति पूरी तरह से फैला दी थी यार। बाकी के सब लोग बहुत ही ज्यादा संभल कर ऐसी बातों से बच रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से ये सारा बना बनाया माहौल बिगाड़ दूंगा साला। उसने भी एकदम से झटके में मेरी तरफ देखा और उस लड़की ने गुस्से में अपना माथा सिकोड़ लिया, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि उसे एक्स शब्द से ही बहुत सख्त नफरत थी भाई, और दूसरी बात ये कि साले साहब मेरा पत्ता मत काटो, अगर तुमने अभी ये फालतू बात छेड़ी तो पक्का वो बहुत ही बुरी तरह से नाराज हो जाएगा, ये बात एकदम तय ही है। वो मेरा मुंह बंद रखने के लिए पैसे फेंकने ही वाली थी कि तभी उसने मेरे अंदर की एकदम खुशी से भरी हुई आवाज सुन ली। भाई, उसकी पुरानी मंगेतर कोई और नहीं बल्कि खुद चेंग है। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि ये किस खतरनाक और बड़े लेवल की बात है? उस लड़की को तुरंत समझ आ गया था कि मैं सीधे उस नल्ले को अपना निशाना बना रहा हूँ। क्या बोला? पुरानी एक्स, और वो भी उसकी मंगेतर थी क्या? सदमे के मारे उसका मुंह पूरी तरह खुला का खुला ही रह गया और वो एकदम सुन्न पड़ गया। जब वो नया लड़का पहली बार उसके दोस्तों के ग्रुप में शामिल हुआ था, तब तक वो लड़की उससे अपने सारे के सारे रिश्ते बहुत पहले ही पूरी तरह से तोड़ चुकी थी, और जो लोग जानते थे उन्होंने भी इस मामले को हमेशा के लिए दबाने की अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। किस्मत का खेल देखो कि उस बेवकूफ को आज तक उनके रिश्ते की भनक तक नहीं लगी थी और वो बिना यकीन किए अपनी फटी हुई आंखों से उन दोनों को घूर कर देखे जा रहा था। वो तो बिना सोचे समझे इस बात को एकदम नकार रहा था और हमारी तरफ हाथ दिखाकर बोला कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो क्या मेरे भाई? ये सच है? ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर एकदम से सख्त नफरत छा गई। मैंने कहा कि मैं उसका पुराना होने वाला साला हूं भाई, और कुछ भी फालतू नहीं हूं मैं उसका दूसरा साला, मैंने बहुत ही शांति से जवाब दिया, जिसे सुनकर उस लड़के के चेहरे का रंग और भी ज्यादा अजीब और देखने लायक हो गया था। क्या बवाल है? सिर्फ पुरानी मंगेतर ही नहीं बल्कि घर वाले भी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ धमके हैं। ये बात सच में बहुत गहरी हो गई है। क्या वो सब यहाँ पैचअप करवाने आए हैं? उसने बहुत ही ज्यादा झिझकते हुए कहा कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता बिल्कुल नहीं बचा है। मेरे यार समझ गए, वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी और हमारी बातें सुनकर इस काम में अपना पैसा लगाने के लिए एकदम से राजी हो गई है मेरे भाई लोग। उसने बहुत ही गुस्से और नफरत से उसे घूर कर देखा, लेकिन सबके सामने मुंह खोलकर कुछ भी फालतू बोलने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई मेरे प्यारे भाई लोग यार। और इसी बीच मैंने एक बार फिर से अपनी जबान खोली और बोला, एकदम सही 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 है। चेंग नैनशुआंग सोरावांग का दिल जीत नहीं पाई और बुरी तरह से लात खा गई। अब वो बेचारी सिर्फ ऐसे ही बिना बात के अचानक मिलने का नाटक करके ध्यान खींच रही है भाई। सब लोग एक बार फिर से एकदम फटी आंखों के साथ मेरी तरफ देखने लगे। हालांकि जो मैंने बोला वो एकदम कड़वा सच था, लेकिन क्या सच में इतनी बेइज्जती करनी थी? सीधी और बेबाक बात कहनी जरूरी थी क्या? हालांकि उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को शक करने से रोक नहीं पाई और मन ही मन सोचने लगी कि आज इस बंदे का माथा क्यों ठनका हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर किसी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हो, अपना भौकाल दिखाने के लिए। मैंने काइटो के डर से पीले पड़ते चेहरे को एकदम भाव नहीं दिया और एक बड़ी सी खतरनाक मुस्कान के साथ मुड़कर सन्न खड़े तेनमा वांग की तरफ देखने लगा। उसकी हवा टाइट थी। अमीसाई एकदम कड़क और शानदार दिखने वाला, खोज करने वाला बंदा है साला। इतना गजब का भौकाल देखकर तो कोई भी सख्त लौंडा पिघल जाए। क्या बात है? आगे चलकर भविष्य में किस स्तर की लड़की इसके लायक हो सकती है? पक्के तौर पर उस बंदी को बहुत ज्यादा खूबसूरत और एकदम चांद का टुकड़ा होना ही पड़ेगा, तभी इसकी जोड़ी जमेगी एकदम रापचिक, पैसे वाली, ज्यादा काबिल और उस चवन्नी छाप से तो कहीं ज्यादा इज्जतदार खानदान से आनी चाहिए, है ना? तभी तो इस लौंडे का असली भौकाल और रुतबा रहेगा। उसको ऐसा लगा जैसे बिना किसी बात के उस पर तीर चला दिए गए हों। मतलब ये क्या लोचा चल रहा है यहाँ पर? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था एकदम। खोज करने वाली टोली के कई लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंसने लगे। भाई, वो बंदा सच में बहुत गजब का है, एकदम एक नंबर की चीज। उसके पीछे कई लड़कियां पागल हैं, लेकिन वो किसी को घास तक नहीं डालता। ये सुनकर उस बंदी की अचानक से हवा टाइट हो गई और वो घबरा गई। हालांकि उस बंदे ने सिर्फ मेरी तरफ एकदम लाचारी और माथा ठनका देने वाली उलझन के साथ देखा। उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था और मैंने पहले ही अपना सिर वापस उस फट्टू की तरफ घुमा लिया था, जिसका चेहरा डर और बेइज्जती के मारे नीले और लाल रंग में ऐसे बदल रहा था जैसे वो वहीं के वहीं गायब हो जाना चाहता हो। उसकी पूरी तरह वाट लग गई। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, तो जो बकवास तेरी पुरानी बंदी ने अभी थोड़ी देर पहले की है वो पक्के तौर पे एकदम गलत और कचरा है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है गुरु। वो कड़क लौंडा मेरी भाभी जैसी इतनी बड़ी स्टार को तो मुड़कर देखता तक नहीं है। वो किसी को अपने भौकाल के सामने घास भी नहीं डालता है भाई। तो वो उस छपरी पर छुपकर लाइन कैसे मार सकता है? भाई, जैसे ही मेरे मुंह से ये तगड़े शब्द निकले वहां का पूरा सिस्टम एकदम से हिल गया था, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो और सब के सब बुरी तरह से सन्न रह गए।
कुछ लोगों को तो अपने ही कानों पर शक होने लगा कि ये क्या बकवास है। किसने किस पर शक किया, उस खोज करने वाली टोली के तीनों लोगों ने एकदम एक साथ हैरान होकर पूछा। इधर वो फट्टू शर्म के मारे बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें रोने जैसी लाल हो गई थीं। उस बेचारे बंदे ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन ना हो रहा हो, और इस बीच उस बंदी का चेहरा गुस्से से एकदम खूंखार और काला पड़ गया। उस घटिया औरत की जो हरकतें हैं ना, उसके हिसाब से अगर वो इसके साथ एक जगह पर खड़ी भी हो जाए तो पूरे माहौल की वाट लग जाएगी। उसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो ख्याली पुलाव पकाए कि ये बंदा उस पर लट्टू है और तू एकदम ढक्कन है बे, जो तूने उसकी इस बकवास बात पर लगभग यकीन ही कर लिया था, और तूने उस इंसान की मदद करने वाली साफ नीयत पर ही सीधा शक कर लिया। सच कह रहा हूं, तेरे जैसे निब्बा आशिक का प्यार में सड़ा हुआ ये खोखला दिमाग तो कोई ज़ॉम्बी भी नहीं खाएगा। शुरू में मैं सिर्फ मजे लेकर ये सारा तमाशा देखना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कबाड़ा और नौटंकी बिल्कुल मेरे बगल में ही खुलेआम चल रही है। गजब की भसड़ है। मैं जिस बंदे को जानता था वो एकदम जिद्दी और हिम्मत वाला था, जो अकेले ही उदासी से लड़ा और अपनी मेहनत से हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को चीर गया ताकि वो अपनी एक नई और कड़क जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन इन बेवकूफ़ों की बकवास बातों और घटिया नज़रों में तो उसने एकदम ही अपना रूप बदल लिया था और वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन चुका था। उन दोनों पागलों के बीच हुई उस रद्दी बातचीत को याद करके ही मुझे एकदम भयंकर उल्टी आने जैसी घिन आ रही थी। मैंने अपने मन ही मन में इस पूरी नौटंकी और फालतू तमाशे का बहुत तगड़ा मजाक उड़ाया, शुरू से लेकर एकदम अंत तक। बाकी लोग मेरी बात नहीं सुन सकते थे, लेकिन मेरे ठीक बगल में खड़ी उस बंदी को अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे उसका तो पूरा सिस्टम ही फट गया हो। उस नालायक की तरफ देखने वाली उसकी नजरें मानो एकदम भयंकर आग उगल रही थीं, क्योंकि अपने प्यार को किसी और की घटिया सोच का शिकार बनते देखने से ज्यादा गुस्सा कहीं नहीं आता है। अगर सामने वाला कोई लड़का होता तो वो बंदी कब का उसका मुंह तोड़ चुकी होती और उसे ऐसा तगड़ा तमाचा जड़ती कि उसकी सारी खटिया खड़ी हो जाती एकदम से। भाई, क्या यहाँ पर कोई भारी लोचा हो गया है? एक खोज करने वाले बंदे ने हैरान होकर अपनी आवाज उठाई, जैसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मिन के दिमाग में ऐसी बकवास कैसे आई? वो उस फट्टू को नहीं बचा रहा था और ना ही मुझ पर शक कर रहा था। भाई, उसे बस ये बात एकदम फालतू और बिना सिर पैर की लगी। वो बंदी तो सिर्फ फालतू बकवास कर रही थी, और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है गुरु। उस नालायक ने हड़बड़ी में खुद को बचाने की कोशिश की। उसका चेहरा शर्म से लाल था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें थोड़ी सी अक्ल वापस आ गई हो। ये थोड़ा हैरानी भरा तो था। ओ, तो तुझे ये बात पहले से पता थी? अभी थोड़ी देर पहले पहली मंजिल पर जो भसड़ और बहस चल रही थी, वहां तो सिर्फ वक्त काटने की घटिया चाल चल रहा था बे। अपनी उस पुरानी बंदी को शांत करने के लिए, और ऐसा नाटक कर रहा था कि वापस जाकर तू उस बंदे से खुद इस बारे में सब पूछ लेगा। साले, मुझे सच में लगा था कि तूने उस बेचारे को गलत समझ लिया है, इसीलिए मैंने बड़े प्यार से सब कुछ साफ कर दिया। जब तक तूने यकीन नहीं किया तब तक मजे हैं। अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान के साथ मैंने बिना किसी रहम के उसकी सारी इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि माहौल एकदम अजीब हो गया था। भाई, सभी की हवा टाइट हो गई और वो सब एकदम खुले मुंह के साथ उस फट्टू को घूरने लगे। तभी अचानक से उन लोगों को उस बेवकूफ़ की वो पुरानी बात याद आई कि उसने क्या किया, वापस आने के बाद उस बेचारे के साथ कैसा बर्ताव किया था, और अब सब कुछ साफ हो गया था। एक एक करके उन सभी के चेहरे एकदम खूंखार और गुस्से से बहुत ही ज्यादा बुरे होने लगे। मिन की फालतू अफवाहों से भी ज्यादा माथा ठनकाने वाला तो इस ढक्कन का शक था। इस नालायक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ सरेआम बोलूंगा गुरु। वो खाली आंखों से मुझे घूरता रहा और फिर एकदम बेचारी शक्ल बना ली, जैसे कि कोई जानबूझकर सिर्फ उसी को निशाना बना रहा हो और वाट लगा रहा हो। उस बेचारे बंदे का चेहरा तो पहले ही गुस्से से लाल हो चुका था। तुझे लगा कि मैं तेरी उस पुरानी बंदी पर लाइन मार रहा था। उसे इतनी घिन आ रही थी कि वो अपनी बात तक पूरी नहीं कर पाया, और उस नालायक ने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उसकी आंख मिलाने की बिल्कुल भी औकात नहीं थी, और रोने जैसी एक बहुत ही लाचार और बेचारी आवाज में बोला, भाई मैं तो बस उस बंदी की हाँ में हाँ मिलाकर उसे मना रहा था यार। वो बंदा गुस्से से इतना भन्ना गया था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी खोज करने वाली टोली की एक बंदी खुद को रोक नहीं पाई और बीच में बोल पड़ी, भाई क्या तुझे उस बेचारे बंदे की खातिर इस फालतू बात से एकदम सख्ती से इनकार नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार तेरी मदद करने के लिए तुरंत तैयार रहता है हमेशा ही। अगर तू हर बार अपनी बंदी से लफड़ा करके रोते हुए उसके पास नहीं भागता ना, तो उसे शायद ये भी नहीं पता होता कि वो छपरी असल में है कौन। एकदम सच। मैंने सुना था कि एक मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि मेंढक ऐसा ख्याली पुलाव पका ले कि हंस खुद ही चलकर उसके दरवाजे पर आ रहा है। क्या ही तगड़ी बकवास है। तेरी उस पुरानी बंदी के दिमाग का पक्का फ्यूज उड़ा हुआ है और वो पागल है। दूसरी खोज करने वाली बंदी ने एकदम मजे लेते हुए बहुत तगड़ा तंज कसा था, गुरु तेरी इस पुरानी बंदी को शायद किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इधर उस फट्टू को लगा कि सब लोग सिर्फ उसी की खटिया खड़ी कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिससे वो एकदम फट्टू लग रहा था। उस समय मिन ने ये बात इतने पक्के तौर पे कही थी कि मैं तो बस यही सोच रहा था, भाई साहब। फिर उस बंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एकदम खतरनाक तरीके से हंसने लगी, जिस लौंडे को मैं अपनी घुटनों पर बैठकर भी आज तक हासिल नहीं कर पा रही हूं यार। वो तेरी उस छपरी पुरानी बंदी पर क्यों लाइन मारेगा यार? समझ नहीं आता कि वो इतनी बेफालतू की हिम्मत और औकात आखिर लाती कहां से है। उस बंदे को, जो अभी थोड़ी ही देर पहले बहुत ही ज्यादा घिना रही थी। ये सब सुनकर उसका सारा गुस्सा एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह पर बहुत ही तगड़ी घबराहट ने ले ली थी।
ये पहला मौका था जब चेंग नैनफ्रॉस्ट ने सरेआम अपने जज्बात दिखाए, पर वो इतने भयंकर गुस्से में थी कि उसे खुद इस बात का कोई अंदाजा तक भी नहीं था। उसे अपनी भसड़ का खुद अंदाजा नहीं था और वो लगातार गुस्से में उबल रही थी। तभी किसी ने बोला, क्यों ना सीधा उसे बुला ले, मुझे भी तो देखना है कि आखिर वो छपरी आइटम कितनी महान है। उसकी कातिलाना शक्ल और गुस्से से तनी हुई मुट्ठियों को देखकर ही वहां का पूरा माहौल एकदम खौफनाक था। रिसर्च ग्रुप के तीनों मेंबर्स की तो बुरी तरह से हवा टाइट हो चुकी थी और वहां खड़े किसी भी इंसान को इस बात पर रत्ती भर भी शक नहीं था कि अगर वो लड़की सामने आई तो उसका मुक्का बिना कुछ सोचे सीधा उस बेशर्म चेहरे का कबाड़ा कर देगा। तुझे तो एहसान फरामोश कुत्ते जैसे शब्द लिखने का भी कोई हक नहीं है। ये बात एकदम शीशे की तरह साफ। काइटो वैसे भी अंदर से एकदम फट्टू लौंडा था और इस तरह से सबके सामने अपने मुंह पर इतनी गंदी बेइज्जती होते हुए देखकर उसकी हवा पूरी तरह से टाइट थी। उसने उसको इतनी बुरी तरह रोस्ट किया कि उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। तभी वो हकलाते हुए बोला, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस उस वक्त थोड़ा घबरा गया था। मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया था, हम ये मैटर अकेले में भी सुलझा सकते थे। आखिर तुम्हें सबके सामने ये तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मैं आगे चलकर बाकी लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? उसकी आंखों में इतनी नफरत और गुस्सा देखने के बाद भी मैंने बस एकदम कातिलाना और कड़क सी स्माइल पास कर दी। अभी तक तो मैंने अपना असली खेल शुरू भी नहीं किया था, मैं तो बस उस लौंडे की थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के मूड में था। अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैं किसी भी गद्दार को नेकी का फायदा उठाकर उसका तमाशा तो बिल्कुल भी नहीं बनने देने वाला था गुरु। अब चूंकि उसने खुद ही सबकी रक्षा करने का ठेका ले लिया था, तो मैंने सोचा मैं पीछे हटकर इस पूरे लफड़े के मजे लूं और चुपचाप बैठकर सारी पिक्चर को एंजॉय करता रहूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कहानी में जो पहला ट्विस्ट आएगा वो इतना घटिया होगा कि मेरी उल्टी ही निकल जाएगी। जब मेरी नजर गलती से उसकी पुरानी गॉसिप चैट हिस्ट्री पे पड़ी तो मेरा दिमाग दही हुआ। ये लौंडा सच में एकदम डेढ़ शाना पीस था। जब भी उसका अपनी एक्स बंदी के साथ कोई कांड होता था, वो सिर्फ अपनी रिसर्च ग्रुप के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपना रोना रोता था और दूसरे शहरों के अपने भिड़ू लोगों को भी भर भर के शिकायत पेलता था। ऐसा लगता था जैसे वो उस औरत की दी हुई सारी नेगेटिव एनर्जी दूसरों के ऊपर फेंक रहा हो। एक बार जब ये नल्ला अपनी सारी भड़ास और नेगेटिविटी पूरी तरह से बाहर निकाल देता था तो फिर से पलटकर वापस उसी के पास चला जाता था और मजे करता और जाके उसके साथ दोबारा से वही निब्बा निब्बी वाला कड़क रोमांस चालू कर देता था। कसम से ऐसे इंसान का दोस्त होना पिछले जन्म का कोई तगड़ा पाप ही रहा होगा मेरे लिए। तो असल में जब वो इतनी देर तक बाथरूम में घुसा हुआ था तो वो वहां चुपके से अपने बाकी लुक्खे दोस्तों को लगातार मैसेज करके उन सबसे सलाह ले रहा था और टेम्मा वांग को लेकर अपने मन का सारा शक उगल रहा था। सिर्फ उसकी एक तरफा बात सुनकर उन सब ने भी अपना ये जजमेंट पास कर दिया था कि वो तो एकदम कमीना इंसान है जो उनके बीच में दरार डालकर उसकी बंदी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। और ये सब पढ़कर मेरा तो सीधा फ्यूज उड़ गया। उसने रिप्लाई में एकदम भोली शक्ल वाला रोने धोने का इमोजी भी भेजा था और सामने वाली पार्टी ने भी उसको खूब चढ़ा दिया ये बोलकर कि उस जैसे लोग तेरी बंदी को कभी छू भी नहीं सकते और उस जैसी हस्ती का तेरी बंदी को ना पटा पाना सिर्फ तेरे खतरनाक जलवे का ही सबूत है। सच में इस पागलपन को देखकर मेरा माथा ठनक गया था कि ये कैसा मजाक है। और ये बेवकूफ शर्माने वाला इमोजी भेज रहा था। हवा टाइट तो तब हुई जब मुझे ये समझ आया कि ये पोपट इस बात को एकदम सच मान बैठा था। इसके अंदर ये फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा था? आखिर कोई अंदर से इतना दो कौड़ी का कैसे हो सकता है कि ऐसे सस्ते ख्याल पाल ले? उस सामने वाले बंदे ने यह भी बोला कि जब तक तुम लोग अलग नहीं होते तब तक तू ही इस गेम का असली बॉस रहेगा लौंडे, और बाकी सब लोग तो बस तेरे बैकअप हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लौंडे को तेरी बंदी ने एक छोटा सा बैकअप बना रखा है। इसके जवाब में उसने रोते हुए इमोजी भेजा। तभी अचानक एक बहुत तेज धमाके की आवाज हुई जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान का सिस्टम हिला दिया। मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। उस लड़की की शक्ल देखकर लग रहा था वो जान ले लेगी। कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा था। इस वक्त वो एकदम कातिलाना नजरों से उस बकबक करते लौंडे को घूर रही थी जो अभी भी खुद को एकदम सही साबित करने में लगा हुआ था, पर उसकी तो बैंड बज चुकी थी। इतनी खतरनाक नफरत देखकर वो डर के मारे एकदम बर्फ की तरह जम गया था और उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। भाई, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और आंसुओं की तो जैसे नदियां बहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की तो मानो गुस्से से पूरी तरह पागल ही हो चुकी थी। चेंग नैनफ्रॉस्ट अचानक से बीच में ही किसी ने उसे टोक दिया और ये आवाज सुनकर वो ऐसे रुक गई जैसे किसी ने पीछे से उसका कॉलर खींच लिया हो और उसका सारा बवाल एक सेकंड में शांत हो गया। वो काफी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। वो बस एकदम टूटे हुए दिल के साथ उस लड़के की तरफ देखे जा रही थी लगातार। वो तुम्हारी सरेआम बेइज्जती कर रहा है। यह सुनकर वो एकदम शॉक में था क्योंकि उसने उसे इस वजह से बिल्कुल भी नहीं रोका था। उसके दिमाग में कुछ और था। क्या तुम चाहती हो कि सब तुम्हारी वीडियो बना ले? बात तो एकदम सही थी। हम पहले से ही काफी सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच चुके थे वहां पर। मैंने उसको हल्के से थपथपाया और इशारे से शांत होने को कहा। हालांकि मुझे खुद घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज्यादा भड़की हुई क्यों थी इस छोटे से मैटर पर। शायद इसलिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही परवाह करती थी। खैर, मैं बेइज्जती वाले उस शब्द से पूरी तरह से एग्री करता था, इसमें कोई भी शक नहीं है ब्रो। सच में कुछ लोग तो इज्जत के नाम पर एकदम कलंक होते हैं और उन्हें कोई इज्जत देनी भी नहीं चाहिए। मैंने हंसते हुए इस पूरी बातचीत को संभाल लिया था। उसका गुस्सा थोड़ा तेज है, मैं भी उस वक्त वहीं था। मुझे लगता है तू बस घबरा गया था और टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया। यह सुनकर उस लौंडे का गला ही भराया था, यहां तक कि उसके आंसू भी रुक गए थे। उसे यह उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उसका साथ दूंगा, जबकि ये सारा कबाड़ा मैंने ही तो शुरू किया था यार।
क्या सच में अचानक से मेरे अंदर का इंसान जाग गया था और मुझे अपनी की गई गलती का एहसास हो गया था क्या? लेकिन अगले ही पल उसने मुझे ये कहते हुए सुना कि आखिरकार जिस किसी के पास भी दिमाग और आंखें हैं वो ये बात तो एकदम अच्छे से समझता ही होगा कि ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि सोरा वांग कभी उस जैसी चवन्नी छाप लड़की को पसंद करेगा। उसकी पसंद इतनी भी गिरा हुआ नहीं है भाई, और उसका टेस्ट एकदम नॉर्मल और टॉप क्लास का है, इसमें कोई शक नहीं है गुरु। वो तो बड़ी से बड़ी मूवी स्टार्स तक को भाव नहीं देता, तो फिर एक बदसूरत औरत की तो औकात ही क्या है उसके सामने टिकने की, मेरे भाई लोग। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद को दर्द देने का कोई शौक भी नहीं है। वो शायद किसी भी हिंसक इंसान से जितना हो सके उतना दूर ही भागना पसंद करेगा ताकि अपनी जान बचा सके वो। तो तुझे ये बात एकदम अच्छे से पता है कि उसको तेरी एक्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता। भले ही ये कहा जाता है कि साथ रहने वाले दो लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तू उससे एकदम अलग है। तुझे कम से कम ये वहम तो नहीं होगा कि कोई तेरी बंदी चुराने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका बंदा चुराने की फिराक में है ना? सही कहा ना मैंने? ये तो उसका फालतू का वहम था जिसकी वजह से उसने ये सारा रायता फैला दिया था बिना किसी बात। क्योंकि तुझे तो ऐसा कोई वहम नहीं है ना? वो लौंडा काफी देर तक एकदम सुन्न होकर खड़ा रहा और फिर अचानक से बुरी तरह से टूट गया और जोर जोर से रोने लगा था वहां पे खड़े। मैं बस अपना सिर हिलाता रह गया। अबे तू रो किस लिए रहा है? मैं तो तेरे ही सपोर्ट में बोल रहा।